एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। सबसे पहले कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि रेजिस्टिविटी के चलते आती है। और अगर बेसिकली देखें तो आप लोग इसको मोस्ट ऑफ द केस में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते होंगे। R इक्वल टू रो एल बाय यहाँ से आप लोग करते हैं, या फिर कोई सर्किट को आप सॉल्व करते हो तो उसमें वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल लगा के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम देखते हैं इस बेसिक रेजिस्टेंस होता क्या, इसका क्या बेसिक इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ से ये ड्राइव होता है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो क्या करता है कि अपोज करता है किसको, जब भी करंट कोई सर्किट से फ्लो होती है तो किस तरीके से अपोज करता है वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, अगर कोई मटेरियल है ये, ठीक है, अगर ये कोई मटेरियल है, यहाँ से अगर करंट हमने सप्लाई दिया, ये मान लेते हैं कि ये क्लोज सर्किट है, तो कोई भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी जो कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, वो किससे बना होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, जब भी वहाँ से करंट फ्लो होती है ना, वहाँ पे आपस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करती है, जिसके चलते क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस होता है। वो हम बाद में भी आगे काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसके चलते एक नया फेनोमिना आ जाता है जो कि करंट को अपोज करने लगता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ये वाली ग्राफिक से देख सकते हो किस तरीके से वोल्टेज जो क्या है हमारा एक फोर्स है जो फोर्स देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसके चलते करंट फ्लो होती है। और वो जो करंट फ्लो होती है उसमें ये क्या करता है, बाधा डालता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आगे मान के चलिए हमारे पास जो पानी की जो पाइप होती है, आप लोग खुद ये कमेंट करके बताइएगा। एक ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। और हमारे पास एक ये वाली पाइप है। जब भी पाइप से पानी फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा ना, पानी में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा अपोजिट साइड से। तो उसके चलते जो एक्चुअल फ्लो रेट रहेगी पानी की वो नहीं होकर के थोड़ी सी कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस इसी तरीके से डील करता है। तो आप बस ये चीज़ देख लेना कि यहाँ पे दो पाइप है, मैं इसका नाम A कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं B कर दे रहा हूँ। ये दोनों पाइप में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एक सिंपल सा जो है मतलब कि वाटर फ्लो के कॉन्सेप्ट में आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल सा जो रेजिस्टेंस रहता है, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे कलर। रेजिस्टेंस जो है ये रहता है फंक्शन ऑफ, ये किस किस चीज़ का पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है फंक्शन रहता है लेंथ का। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये नहीं हमें कंसीडर कर लेना है, मान के चलो यहाँ से अगर ये कोई कंडक्टर है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फ्लो करंट अगर फ्लो हो रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसको कंसीडर करेंगे। इसका हमें सरफेस एरिया नहीं लेना है, इसको कभी कभी हम एक्स सेक्शन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और अलग अलग चीज़ का ये पे डिपेंड करता है। क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले लेंथ क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक ये कंडक्टर है, मैं ये कंडक्टर ले लिया मैंने, ये कंडक्टर है। अब ये जो कंडक्टर है इसका मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ ना कुछ मैं लेंथ जूम कर लेता हूँ L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं A कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये जो मटेरियल है ये क्या है, कौन सा मटेरियल है, हो सकता है गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ रो से। तो जो हमारी रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस को हमेशा हम R से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R जो होगा वो होगा रो L अपॉन A। यहाँ पे L क्या है हमारा, लेंथ, A क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी, और ये रो क्या है हमारा, सॉरी A है हमारा एरिया, और रो क्या हमारा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हो गया ये, और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें, ये रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, रेजिस्टेंस का अपोजिट जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा करंट को फ्लो करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जी कंडक्टिविटी। और ये जो है इसका जो अपोजिट हो जाता है रेजिस्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस, जी को, और सिग्मा होता है जिसको कि हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है, ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। सिमिलरली कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है 1 अपॉन रो। तो अगर हम कंडक्टिविटी का यूनिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ओम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा इस तरीके से हम इसको साइन कर सकते हैं, या इसको मोहो बोल सकते हैं, MHO मोह। और कंडक्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन
रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे हम इसका यूनिट किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालते हैं। रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A अपॉन L। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारा? मीटर। आप हमें ये बताइएगा एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा? ओम मीटर। तो यही चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिग्मा का जो यूनिट होगा 1 अपॉन ओम मीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मोह पर मीटर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं इनवर्स, ठीक है। एक और चीज़, मोह को हम कभी भी सैमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सैमन पर मीटर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अभी नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जेई लेवल में पूछा जाता है। यूनिट तो हमने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल यहाँ पे कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। कंडक्टेंस का क्या होता है? मोह होता है। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर होता है। कंडक्टिविटी का क्या होता है? सिग्मा का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओम मीटर या फिर पर मीटर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पर। क्लियर है इतनी बात? अब जो सेकंड चीज़ है ना वो है डायमेंशन। डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको डायमेंशन के बारे में पता रहना चाहिए। आपने अगर सिर्फ रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लिया तो बाय यूजिंग दिस मेथड आप आर जी रो सिग्मा सबका निकाल लोगे। तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं। सिंपल सा चीज़ है। डायमेंशन निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो 3 नॉर्मली बेसिक क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, M L T। और चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ डील्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे, A। ये जो A वाली क्वांटिटी रहेगी ये हम करंट के लिए यूज़ करेंगे। करंट जब भी हमें कहीं भी फंक्शन ऑफ करंट रहेगा तो वहाँ पर हम A का यूज़ करेंगे डायमेंशन में। T हो जाएगा टाइम, L हो जाएगा लेंथ, M हो जाएगा मास। अभी इसको SI यूनिट के टाइम के फॉर्म में हम इसको कर लेते हैं। SI यूनिट के फॉर्म में अगर हम चले तो मास का kg हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा, करंट का एम्पियर हो जाएगा और लेंथ का मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे बेसिक चीज़ देखते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिससे कि आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I से भी कर सकते हो, जैसा कि ओम्स लॉ में आपने इसको पढ़ा होगा या फिर आगे लेक्चर में आप पढ़ोगे। या फिर पावर इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको पावर का डायमेंशन पता रहना चाहिए और करंट का डायमेंशन पता रहना चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लोगे। तो वोल्टेज का डायमेंशन निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर जाएंगे हम पावर के डायमेंशन से। तो यहाँ पे I स्क्वायर इंटू R इक्वल टू P होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन I स्क्वायर। पावर का जो डायमेंशन है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और पावर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, करेक्ट है इतनी बात? अगर एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है तो एनर्जी, वर्क भी तो एनर्जी है ना। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। बस एक डायमेंशन आप याद कर लो, फोर्स का जो डायमेंशन होता है ML/T-2 होता है। ये हमेशा आप याद रखना। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के आप यहाँ से निकाल पाओगे डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। तो R इक्वल टू पावर का जो डायमेंशन होगा, पावर को मैं फोर्स इंटू टाइम अपॉन सेकेंड में लिख सकता हूँ। तो पावर का मैं पहले डायमेंशन निकाल लेता हूँ। पावर का डायमेंशन क्या होगा? ML/T-2 इंटू ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस किस चीज़ में मेजर किया जाता है? मीटर में। मीटर को हमेशा हम क्या करेंगे? लेंथ बोलेंगे। तो लेंथ के लिए हमने क्या लिया है? यहाँ पे L लिया है, तो यहाँ पे हमने L ले लिया। और T क्या है हमारा? टाइम है। टाइम के लिए हमने क्या लिया? यहाँ पे सेकेंड लिया है। इसको किससे डिनोट करेंगे? T से। यहाँ तक क्लियर है? अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? M हो जाएगा L इंटू L, L2 T-2। ये इसको अगर मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? T-3। क्लियर है? पावर का डायमेंशन ML2T-3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैं ये चीज़ को बस पुट कर देता हूँ। अब देखिए P के बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ML2T-3 अपॉन करंट। करंट का मैंने क्या बताया था? एम्पियर। करंट को किससे हम डिनोट करेंगे? A से, A-2। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा ML2T-3 A-2। ईजिली हमने निकाल लिया। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी जल्दी निकाल सकते हो। आप
बस अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लिया तो बाकी चीज़ का भी निकाल लोगे। रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज का डायमेंशन निकल जाएगा। और भी चीज़ें रहेंगे, हम कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आगे में। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल टू आर इंटू सी होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्या, या फिर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का भी इजीली आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आगे हम ये सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। अब हमने अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा पहले इरेज कर लेता हूँ। अगर आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लिया है तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशन निकाल लोगे। रेजिस्टेंस के डायमेंशन में एल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, रेजिस्टेंस के डायमेंशन को रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। कंडक्टिविटी के डायमेंशन में आप क्या करोगे, रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशन है उसका अपोजिट कर दो, इन्वर्स कर दो। तो क्लियर है इतनी बात, यूनिट एंड डायमेंशन। आप कोई भी चीज़ का आप लगे तो कमेंट में ये चीज़ लिख सकते हो। बाकी जो है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है, ये देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने टोटल 11 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 200 ओम मीटर। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई भी पैरामीटर निकालेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में हम एसआई यूनिट में उसको डील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सीजीएस यूनिट में है। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेंथ है। लेंथ हमारे पास कितना है, 20 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर जो है, अगर 1 मीटर और सेंटीमीटर को कंपेयर करूँ तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी दी गई है, रो की वैल्यू कितनी है, 200 ओम मीटर। ये एसआई यूनिट में दी गई है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो हमारे पास 200 है, एल 20 मीटर है, एरिया हमारे पास 10⁻⁻4 मीटर है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से ले पाओगे एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, 2 डिफरेंट वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव इक्वल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 times द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, what will be the resistivity in ohm meter of wire that has low value of resistance if the resistivity of other wire is 3 ohm meter। तो यहाँ पे हमें सारे डेटा दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 2 डिफरेंट वायर्स। जैसे ही 2 डिफरेंट वायर हो गए, तो डिफरेंट वायर है और यहाँ पे दिया ये भी मेंशन है, रेजिस्टिविटी ऑफ अदर वायर 3 ओम मीटर। मीन्स कि जो 2 अलग अलग वायर है, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग है, दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 times ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अदर। मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर जो है 3 times ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि वायर A1 अगर रेजिस्टेंस, मतलब वायर 1 का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है तो वायर 2 का भी वायर 1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं उसको A1 मान लेता हूँ, A1 इक्वल टू A। तो जो वायर 2 है वो भी हमारा A ही है और सेम लेंथ भी है, मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L। तो यहाँ पे हम देखें तो R इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इक्वल टू रो 2 L2 अपॉन A2 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, हमें निकालना है 2 डिफरेंट वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दैट हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस लो है उसका हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। तो देखिए कैसे करके निकालते हैं, R1 इक्वल टू 3R1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ R2 अपॉन R1 इक्वल टू, अगर मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रो 2 अपॉन रो 1, क्लियर है, अपॉन L2 अपॉन A2 मल्टीप्लाई बाय A1 अपॉन L1 हो गया। हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है। R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास 3 आ जाएगी। तो 3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन रो 1 मल्टीप्लाई बाय L2 अपॉन A2 इस L1 L2 A1 A2 हमने सेम एज्यूम किया है, तो L2 L1 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो 2 इक्वल टू 3, रो 2 इक्वल टू 3 रो 1 हो गया हमारा। अब इसमें से जो कम है, अब यहाँ पे पूछा गया है रेजिस्टिविटी ऑफ अदरवाइज इज 3 मीटर, तो लो वैल्यू वाला कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 ओम मीटर। क्लियर है यहाँ तक क्या।
तो चल 14, two wire A and B of resistance A and B respectively have the same cross sectional area if the ratio of resistance of wire A to the wire B is 1:2, then find the ratio of resistivity of wire A to wire B। क्या यहाँ पे पूछा गया है, दो वायर है, वायर A का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना दिया गया है A, वायर B का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना दिया गया है B, ठीक है। हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों का जो लेंथ है अलग अलग है, मतलब हमें यहाँ पे एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए ऑफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ बी इक्वल टू मैं ए ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ वायर ए टू लेंथ ऑफ वायर बी इज 1:2, मीन्स लेंथ ऑफ वायर ए जो है इसका जो रेशियो रहेगा बी के साथ वो क्या रहेगा 1/2 रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टू बी। तो क्लियर है यहाँ तक। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे आंसर किसके फॉर्म में मिलेगा, ए एंड बी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है R2/R1 इक्वल टू ρ2/ρ1 मल्टीप्लाई L2/L1 मल्टीप्लाई A1/A2। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में और यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी का रिलेशन निकालना है। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होता है A/B इक्वल टू इसको मैं क्या करता हूँ B कर लेता हूँ, ठीक है, P/ρA मल्टीप्लाई है लेंथ कितना है ये, इसको भी मैं A इसको B कर लेता हूँ, इसको मैं A कर लेता हूँ AB। तो LA/LB है 1/2, तो LB/LA कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एरिया तो दोनों का सेम है तो इसको हम A कर लेंगे 1 कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ρB/ρA इक्वल टू A/2B। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आगे मैं MCQs भी लाने वाला हूँ, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, यहाँ पे पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर आगे जा करके हम अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं अच्छे तरीके से, और शॉर्टकट मेथड भी वहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर हैज रेजिस्टेंस 0.15 ओम which drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. What is the new resistance of wire? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉपर वायर है, उसका जो है डायमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर था पहले, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस 0.15 ओम है। अब ये इसको पहले समझते हैं, ये वायर है, इसका कुछ ना कुछ ये डी था, ठीक है। ये कॉपर वायर का 1 सेंटीमीटर डायमीटर था, इसमें क्या किया गया, इसमें इसके ऊपर ना प्रेशर लगाया गया। प्रेशर लगाने के चलते क्या होगा, चूंकि ये मटेरियल है, मेटल कभी भी क्या करता है एक्सपांड होता है, जब भी इस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर इस तरीके से लगाया गया कि इसकी जो डायमीटर है इसकी 50% हो गई। अब देखो डायमीटर तो 50% हो जाएगा, बट उसमें लॉसेस कुछ होगा, मटेरियल का वजन तो वेट तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगी। तो जैसे ही इस पर प्रेशर लगाया गया इसकी जो डायमीटर है ये 0.5 हो गई। 5D में अभी कर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक के क्लियर है। चूँकि इस पर हमने प्रेशर लगाया, इसका डायमीटर अगर कम होगा, आप रबर को जब भी स्ट्रेच करते हो तो रबर क्या होता है, पतला होता है, बट उसका लेंथ भी तो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली मेटल में भी सेम टाइप की प्रॉपर्टी रहती है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मैं इसके डायमीटर को छोटा किया तो इसका लेंथ क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका एरिया मैं A1 ले लेता हूँ और इसका लेंथ L1 ले लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इस पर प्रेशर लगाया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चूँकि डायमीटर चेंज हुआ है और लेंथ भी चेंज हो जाएगा, बट दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाएगा। यहाँ तक कि क्लियर है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा या फिर डिक्रीमेंट आएगा, जो भी आएगा देखेंगे। सबसे पहले वायर का डायमीटर कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो वायर का पहले इनिशियली जो है वायर का जो एरिया होगा इनिशियली वो क्या होगा, π/4 × 1²। क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि एरिया क्या होता है, πr² होता है या फिर πd²/4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी दिया गया है, और एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने उस पर प्रेशर लगाया π/4 × 1/2²। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, π/16। तो एरिया जो है क्या हो गया है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। जैसे ही एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा ना। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, A1 मैं ले लेता हूँ 4, L1 को मैं L1 ही ले लेता हूँ, A2 हमारा क्या ले लूँगा, 16 ले लूँगा। अगर 4 था इनिशियली एरिया तो लेंथ हमारा L1 ले लिया है, तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी। A1 को मैं ले लेता हूँ 4, L1 को मैं L1 ही ले लेता हूँ। A2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो 1 हो गया,
तो ये हो जाएगा L2। तो L2 जो रहेगा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा क्या हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक के। अब सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉपर वायर एक ही वायर था, अलग अलग वायर नहीं था। अगर 2 अलग अलग वायर रहते तो फिर उसके केस में हम कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे वायर सेम है, सेम वायर को स्ट्रेच किया गया, उसको प्रेशर दिया गया, तो रजिस्टिविटी तो हमेशा सेम रहेगी। रजिस्टिविटी कभी भी मेटल के शेप, साइज, फिजिकल साइज पे डिपेंड नहीं करता है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, वो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक के। हमारी रजिस्टिविटी सेम रहेगी दोनों भी केस में, तो ρ2/ρ1 हमारी क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। जैसे ये 1 रहेगी, ρ2/ρ1 को मैं 1 ले लूँगा, LB/LA तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो गया है। इनिशियल और फाइनल एरिया का रेशियो कितना है 4 है, तो 16 टाइम हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन नंबर 15 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। अगर कुछ होता है तो फिर से हम इसका एक सेपरेट वीडियो ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस का हमने बेसिक पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस के मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल रहता है, तो उसमें हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का कलर कोडिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या रजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। देन हम स्पेशल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं कि जब भी हमारा रेजिस्टेंस क्यूब टाइप रहता है, ठीक है, अगर ये इसका तो रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे ए और बी टर्मिनल का, अगर मैंने इसको ऐसे करके क्यूब बना दिया है रेजिस्टेंस का, इस तरीके से क्यूब है, तो ये टर्मिनल इसके जितने भी एज है 8 के 8 जो कॉर्नर है, इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने का देखेंगे। इन्फानाइट रेजिस्टेंस देखेंगे, लाइक इस तरीके से ये रेजिस्टेंस कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, इस तरीके से ये इन्फानाइट जाते रहेगी और ये इस तरीके से रहेगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, और स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तब तक के आप इंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।